हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी सर, लेट हो गए थे। तो आज रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो लास्ट क्लास में हम ये क्यू पॉइंट बाइसिंग देख रहे थे, बट हमने इसके आगे लोड लाइन थोड़ी समझने की कोशिश की थी कि लोड लाइन 2 पॉइंट्स कैसे हमने सेलेक्ट करके जिसमें स्विच ओपन और क्लोज करके हमने लाइन प्लॉट की थी, और डिपेंडिंग के वीजीएस आपका क्या सेलेक्ट किया हुआ है आपने, उससे आप क्यू पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें एक दो ऑप्शंस और थे क्यू पॉइंट पीछे और आगे बाइस करने का, लेकिन उसके ड्रॉबैक होता है कि स्विंग आपकी इफेक्ट होती है, और आपको अगर किसी एम्पलीफायर को डिज़ाइन करना है तो आपकी आउटपुट स्विंग के हर इंस्टेंटेनियस टाइम पे उसको सैचुरेशन में रहना ज़रूरी होता है। तो ये जो बेसिकली ये डॉटेड लाइन है, ये आपका आई अगेंस्ट वीजीएस प्लॉट है, और ये जो मेन सॉलिड लाइन्स हैं ये आई अगेंस्ट वीजीएस पे। तो ये डॉटेड लाइन्स के राइट साइड पे जो सारा रीजन होता है ये आपका सैचुरेशन रीजन होता है। तो क्यू पॉइंट बाइस करके हमें सारी स्विंग है वो हमें इस रीजन पे रखनी है। तो अज्यूम करते हैं कि हमारा क्यू पॉइंट अगर 1 वोल्ट है, ठीक? और वीडीडी 1.5 वोल्ट है, और अज्यूम करते हैं कि आपका ये जो सैचुरेशन पॉइंट है, ये एज ऑफ सैचुरेशन है, जो भी है ट्रायोड सैचुरेशन का पॉइंट जिसको हम एज ऑफ सैचुरेशन कहते हैं, वो अज्यूम करता हूँ 0.8 वोल्ट है। तो ये एज ऑफ सैचुरेशन 0.8 वोल्ट है, वीडीडी 1.5 वोल्ट है। तो क्यू पॉइंट अगर मैं 1 वोल्ट सेट करता हूँ और मैं बोलता हूँ 1 वोल्ट पीक टू पीक स्विंग होनी चाहिए, तो उसका मतलब ये है कि 0.5 वोल्ट ऊपर 0.5 वोल्ट नीचे। अगर जिम कहते हैं कि क्यू पॉइंट मेरा 1 वोल्ट था, ये 1.5 वोल्ट, और चलिए ये जिम कर लेते हैं ये अभी 0.8 वोल्ट था सिनारियो 1 में, जो आपका एज ऑफ सैचुरेशन। तो इसमें मैक्सिमम स्विंग में जो अचीव कर सकता हूँ 1 वोल्ट पीक टू पीक कर सकता हूँ, क्योंकि 0.5 वोल्ट ऊपर मार्जिन है तो 0.5 वोल्ट नीचे। नीचे तो बहुत मार्जिन है, लेकिन मिनिमम आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइड पे जो मार्जिन होता है वो उसकी आप स्विंग ले सकते हैं एक साइड पे। तो 0.5 वोल्ट लिमिट है ऊपर साइड पे, तो हम 0.5 वोल्ट ही नीचे ले सकते हैं स्विंग इसकी। तो अब इसमें बाकी सिनारियोज हम कंसिडर नहीं करें, हम बिल्कुल कंसिडर करें कि वीडीडी तक आप स्विंग ले सकते हैं, और वहाँ ड्रॉप वगैरह भी होता है, तो उसको हम काउंट नहीं करते अभी। तो एक सिनारियो तो ये था। आप इसमें से अगर बोला जाए मुझे 1.2 वोल्ट पीक टू पीक चाहिए, या अज्यूम करते हैं कि अभी नहीं, सॉरी ये 0.8 नहीं 0.3 वोल्ट है। ये तो थोड़ा करेक्ट कर देगा ना, अगर मैं कुछ अभी गलत बोल देता हूँ या कुछ। 0.3 वोल्ट है, 0.8 वोल्ट होता तो क्या होता मुझे बताएगा, स्विंग कितनी आ सकती थी अगर 0.8 वोल्ट होता? 0.4 पीक टू पीक। 0.4 पीक टू आ सकती थी। 0.3 में 0.5 की लिमिट ऊपर है, 0.7 की लिमिट नीचे है, तो 1 वोल्ट तो आ सकती है। इवन 1.2 वोल्ट पीक टू पीक दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्यू पॉइंट बायस क्या करना पड़ेगा, हमें 1 वोल्ट से हटा के 0.9 वोल्ट बायस करना पड़ेगा। तो अब इस तरह से अगर क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको बोला गया है कि मैक्सिमम पीक टू पीक सिग्नल्स सेलेक्ट करें, नहीं मैक्सिमम पीक टू पीक सिग्नल आप कितना इस ट्रांजिस्टर से या एम्पलीफायर से आप मतलब ले सकते हैं, तो आप कहेंगे कि भाई आप पहले उसके लिए एज ऑफ सैचुरेशन निकालेंगे। वीडीडी पता है आपको, तो आप उससे मैं दोनों का डिफरेंस लेके आप पीक टू पीक निकालते हैं। इस केस में 0.3 है 1.5 है, तो आप ये कह सकते हैं 1.2 वोल्ट पीक टू पीक है, ठीक? तो आप इस इंफॉर्मेशन से आप काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन से आप ये निकाल सकते हैं कि आपका क्यू पॉइंट कहाँ लाई करेगा, नहीं? क्यू पॉइंट हमें पता है ना, ये लाइन एक लोड लाइन पे डिपेंड करता है, आपका स्लोप है और उसमें आपने पॉइंट ए सी से, तो आप क्यू पॉइंट फाइंड कर सकते हैं आपका, जैसे 0.6 वोल्ट नीचे 0.6 ऊपर है, तो मैं कहूँगा मेरा क्यू पॉइंट 0.9 वोल्ट पे लाई करता है। अब क्यू पॉइंट मुझे अगर मालूम है, तो उससे
मैं इसका करंट निकाल सकता हूँ या उसका VGS निकाल सकता हूँ और फिर मैं बैक ट्रैक करके इसका गेन भी निकाल सकता हूँ। तो अगर कोई ऐसा असाइनमेंट या ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम असाइनमेंट में फोकस करेंगे। CEP वाला जो असाइनमेंट है वो इस तरह का देंगे कि आपको डिज़ाइन करना हो एक इन्फॉर्मेशन से। तो हमेशा जो इन्फॉर्मेशन आप गिवन है उससे आप बैक ट्रैक करके बाकी सारे फॉर्मूलाज से आप लेके आप वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको अगर RD गिवन होता, आपको VDS आपने सेलेक्ट कर लिया तो आप ID निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे आप लेके ना सॉल्व कर सकते हैं इस सर्किट को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन से। जैसे इस केस में हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी, मतलब हमें फाइंड करनी थी मैक्सिमम स्विंग कितनी आप अचीव कर सकते हैं, उस पर आपका क्यू पॉइंट कहाँ पाए सो। एच ऑफ सैचुरेशन का हमें फॉर्मूला पता है कि VDS इक्वल्स टू VGS माइनस PT होता है। अब उस केस में VDS अननोन है, तो ये दो इक्वेशंस अननोन इक्वेशंस को लेके हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेकिन सॉल्यूशन होगा उसका। तो अब जैसे ये हम इसमें देख रहे थे कि ये स्विचेस जो ट्रायोड और कट ऑफ रीजन डिफाइन कर रहे हैं। ये जो स्विच ओपन है ये कट ऑफ रीजन होता है, ये स्विच क्लोज्ड है ये ट्रायोड रीजन होता है। क्योंकि स्विच क्लोज में रेजिस्टेंस बहुत कम होती है जो ट्रायोड रीजन में, और सैचुरेशन में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तभी ये एज ए गेन ज़्यादा होता है। तो इससे फिर हम हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो हमारा स्मॉल सिग्नल पैरामीटर्स समझना था इसका। तो अब यहाँ कोई डेरिवेशन है, मैं क्विकली गो थ्रू करूँगा, डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसको समझने के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो आपका GM की इक्वेशंस है ये कहाँ से आ रही है। तो उससे हम थोड़ा सा इसको क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन मॉडल जो है, आप बेसिकली कोई भी अगर एक तो आप DC वाइज करें ना, DC आपने वोल्टेज दिया हुआ है अपने ट्रांजिस्टर को, जो आपने सिर्फ ये सप्लाई दी हुई है, तो आप DC पॉइंट में वाइज किया हुआ है। लेकिन अब आप सिग्नल जो देते हैं वो DC के अलावा कोई AC सिग्नल भी देते हैं। अब स्मॉल सिग्नल मतलब आपको छोटा सा सिग्नल दे रहे हैं अपने जो DC बायस पॉइंट है उस पर। नहीं, आप स्मॉल सिग्नल चीज़ें होती हैं ना उस पर आप काफ़ी चीज़ें अज्यूम कर सकते हैं। जैसे अगर ये मेरा कर्व है, ये मेरा ID X, अगर ये कर्व है ID और VGS का, तो ये थोड़ा सा मतलब लीनियर नहीं है, मतलब इसमें कहने के एक एक्सपोनेंशियली चेंज नजर आ रहा है हमें। तो अब अगर मैं स्मॉल सिग्नल देता हूँ ना किसी चीज़ को भी, तो स्मॉल सिग्नल में वो स्ट्रेट लाइन ही काउंट होती है। तो तभी हम कहते हैं कि स्मॉल सिग्नल में ये लीनियर है। तो काफ़ी जगह ID की जो फॉर्मूला होता है वो स्क्वायर में होता है, लेकिन जब वो इसको आप लीनियरली अज्यूम करेंगे ना, तो जो आपका GM की इक्वेशन है, जो हम GM कहते हैं, वो बेसिकली क्या है, वो इस कर्व का ID अगेंस्ट VGS कर्व है, इसका स्लोप आपका GM होता है। और जो दूसरा स्लोप था आपका, जो आपका ID अगेंस्ट VDS होता है, इसका स्लोप आपका क्या होता है, GDS होता है, जो आपका 1/RDS होता है। तो GDS मतलब ID VDS और GM मतलब ID VGS। तो इसका स्लोप जो है वो आपका लीनियर नहीं है। तभी आप कोई भी अगर इक्वेशन लिखते हैं ID की, तो उसमें आपका VGS माइनस VT का स्क्वायर आता है, ठीक है? क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन इसका आपका स्क्वायर आ रहा है, क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियली VGS चेंज होने पे एक्सपोनेंशियली करंट आपका चेंज होता है। तो लेकिन अगर स्मॉल सिग्नल पे इसको देखते हैं ना, तो स्मॉल सिग्नल पे एक्सपोनेंशियली नहीं होता, ये लीनियर होता है। तो स्मॉल सिग्नल मतलब बहुत ही कहने के डेल्टा VGS जो आपका है वो 1 मिली हो सकता है रफली, तो आपका करंट है वो उस 1 मिली स्केल पे लीनियरली बिहेव करेगा। तो
अब जब हम इक्वेशंस देखेंगे ना जीएम वगैरह के, ये तो वो स्मॉल सिग्नल में उनका रिलेशन लीनियर रिलेशन होता है, तो उसका भी देखते हैं। अब लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि जीडीएस की बात हो रही है वो स्कर्ट की बात हो रही है, और जीएम की बात हो रही है वो स्कर्ट की बात हो रही है। और जीडीएस ट्रायोड जो रीजन में जीडीएस ज़्यादा होता है, लेकिन आपका आरडीएस कम होता है, और सैचुरेशन में आपका जीडीएस कम होता है, आरडीएस ज़्यादा होता है। जीएम तो आपका वो लीनियरली है, लेकिन आप उसको ये कह सकते हैं कि आप जैसे मुझे कोई बताएगा कि VGS जब ज़्यादा होता है तो उस केस में आपका GM कम होगा या ज़्यादा होगा? अज्यूमिंग हम कह रहे हैं कि GM इसकी स्लोप है ID अगेंस्ट VGS, तो जब मैं VGS इंक्रीज करूंगा तो GM इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अब ये देखें कि अगर इस सर पॉइंट पे डिक्रीज हम होगा जी, क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। Increase of एक इंक्रीज है, एक डिक्रीज है, तो एक तो सही है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि कौन सही है। एक इन दोनों ने आंसर दिया था, दानियाल सर। और दूसरे कौन थे? Aisha. सही है। तो अब एक पॉइंट ये है कि ये पॉइंट है, पॉइंट ए कह लेते हैं, और एक पॉइंट है पॉइंट बी। अब अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो मेरा स्लोप है वो रफली ऐसा, ID VGS। पॉइंट बी की बात करूं तो मेरा स्लोप रफली ऐसा है। तो GM आपका है वो आपका डेल्टा ID वो डेल्टा VGS है। तो अब इसको देख के मुझे लग रहा है कि अगर GM मुझे बढ़ाना है तो ID चेंज ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू VGS चेंज। तो इस पॉइंट ए पे मेरा VGS चेंज ज़्यादा होता है, तब मेरा ID चेंज कम होता है। पॉइंट बी पे मेरा ID चेंज ज़्यादा होता है, मेरा VGS चेंज कम होता है। तो ID चेंज ज़्यादा है अगर, तो GM मेरा ज़्यादा पॉइंट बी में होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब मैं VGS इंक्रीज करता हूँ तो मेरा GM इंक्रीज होता है, जो इसका स्लोप है जो आपका ट्रांसकंडक्टेंस है। तो ये तो अभी हम कहने के इफ फॉर्म से कि हम समझ रहे हैं कि GM कैसे इंक्रीज होता है, डिक्रीज कैसे करता है आपका, ये आपका फॉर्मूलाज भी रिलेट करेंगे। तो अब ये बिल्कुल वही चीज़ है जैसे हमने आपकी बीजेटी में की थी, right? तो ये जो आप अभी लेके चल रहे हैं इसमें करंट्स आप लिख रहे हैं कि सारा ये आपका डीसी करंट्स की बात हो रही है, सही है। इसमें आप डीसी सैचुरेशन का रीजन है आपका, ये नॉर्मल इक्वेशंस हैं, VDS ग्रेटर देन V और ड्राइव हो रहा है। अब यहाँ बात होती है, अब ये थोड़ी डेरिवेशन टाइप है, इसको हम क्विकली गो थ्रू करेंगे। ये अभी इसको लेके एक GM की इक्वेशन निकालनी है। ये जो आपका VGS है ये आपका इंस्टेंटेनियस है, ये आपका DC है, ये आपका AC है। तो हर जो आपने इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं वो किसी DC पे स्विंग करता है, तो तभी इंस्टेंटेनियस एक तरह से आपका DC प्लस AC होता है, जैसे बीजेटी में। तो इंस्टेंटेनियस करंट की बात करूं मैं, तो अब अगर DC करंट की बात करूं तो DC करंट में यहाँ मेरा DC वोल्टेज आता है। VT तो कांस्टेंट है, KN कांस्टेंट है। इंस्टेंटेनियस करंट की बात करूं तो यहाँ मेरा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आएगा, और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज DC और AC की सम की वैल्यू। तो उस इस लिहाज से हमने इंस्टेंटेनियस जगह हमने DC प्लस AC लिख दिया था। अब ये जो इसके अंदर जो कह लें ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन बनी है, इसको उन्होंने मैथ्स के तरीके के लिए उन्होंने इस तरह को इक्वेट किया। हाँ, VGS माइनस VT जो आपका DC कंपोनेंट है, क्योंकि VT तो एक तरह से DC है, आप वो AC DC कांस्टेंट रहता है, तो हमने इसको A कंसिडर करा हुआ है, इसको B कंसिडर करा हुआ है। इस तरह से A प्लस B का उन्होंने
सॉल्व किया हुआ है स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए प्लस बी स्क्वायर आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो उससे हमारे पास ये इक्वेशन आई है। इस केस में आपका ये वी जी एस माइनस वी टी ए था, तो ए स्क्वायर ये हो गया प्लस 2ab ए और बी प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ पूरी जब इसकी जगह डाल दी हमने, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब जैसे अगर ये वाला फैक्टर है, इसको हम कह लेते हैं कि फैक्टर 1 स्क्वायर आ गया, फैक्टर 2 एंड फैक्टर 3। तो फैक्टर 1 है वो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो, तभी हाफ के एन आपका वी जी एस माइनस वी टी स्क्वायर। अब ये वी जी एस है ना, ये आपका डी सी वाला वी जी एस है। अब यहाँ थोड़ा सा आप नहीं किस तरह विजिबल होगा, आपको ही नहीं होगा, लेकिन ये आपका डी सी था, ये आपका ए सी था। डी सी अगेन तीनों वी जी एस कैपिटल होते हैं, ए सी में तीनों स्मॉल होते हैं, इंस्टेंटेनियस में जी एस कैपिटल होता है और वी स्मॉल होता है। तो अब जो फर्स्ट फैक्टर था वो कह लें कि आपका पूरा डीसी कंपोनेंट आ गया, आपको इसमें कोई एसी पार्ट नहीं है। वी जी एस माइनस वी टी जो हमारा डीसी का इक्वेशन है वो प्लस करके अब ये सेकंड पार्ट है 2 VGS माइनस वी टी टाइम्स वी जी एस, ये मल्टीप्लाई हुआ हाफ के एन से, तो आपकी ये इक्वेशन आई। और फिर आपका वी जी एस स्क्वायर जो आपका ए सी पार्ट था वो आपका मल्टीप्लाई हुआ, तो आपकी ये इक्वेशन आई। अब एक चीज़ एक कंडीशन होती है, नहीं? उस कंडीशन में हम ये थर्ड फैक्टर है ये इग्नोर करते हैं। तो वो क्योंकि VGS एक स्मॉल चेंज है आपका, क्योंकि हम अभी यही बात कर रहे हैं ना कि आप स्मॉल सिग्नल बात करें, स्मॉल सिग्नल आपकी TC कोई भी हो सकता है, 0.5 वोल्ट हो सकता है, लेकिन आपका AC जो इसके ऊपर स्विंग है या कुछ AC वोल्टेज है वो हो सकता है कि 0.51 हो या 0.49 हो, ये बहुत कम से। तो अगर आपका कोई फैक्टर है उसकी वैल्यू बहुत कम है तो उसका स्क्वायर है वो और कम होगा। तो हम उस केस में अगर आप स्मॉल सिग्नल की बात कर रहे होते हैं तो उस केस में हम ये थर्ड फैक्टर है ये हम इग्नोर करते हैं। तो हम इंस्टेंटेनियस जो करंट है उसको हम फैक्टर 1 और फैक्टर 2 के फॉर्म में ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो हम इंस्टेंटेनियस करंट को हमने ये A1 फैक्टर 1 फैक्टर 2 के फॉर्म में लिखा, फैक्टर 3 हमने इग्नोर किया हुआ। तो इससे अब ये कुछ थ्योरी है कि आपका कहने कि वी ओवर ड्राइव ट्वाइस से अगर बहुत बड़ी वैल्यू है VGS से, तो लेकिन वो दूसरी बात वही है कि VGS बहुत कम है तो आपकी कंडीशन हमेशा वैलिड रहेगी। तो हम थर्ड फैक्टर इग्नोर करते हैं। तो मैं इस इक्वेशन में अगर मैं दोबारा बता दूं, इस इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये मेरा DC कंपोनेंट है और ये मेरा AC कंपोनेंट। जो इंस्टेंटेनियस आपका करंट है वो आपका एक DC कंपोनेंट है और ये AC कंपोनेंट। DC तो हमें पता था अभी तक ये होते हैं, AC हमारा ये आगे। तो अब मैं अगर AC करंट की बात करूं, अगर ये मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा DC करंट है और ये मैं कह रहा हूँ कि मेरा AC करंट है, तो हमें पता है कि आपका इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल होता है DC प्लस AC के। तो अब मैं फोकस करूंगा AC वाले फैक्टर पे। DC तो हमें बहुत पता है कि ID की इम्पोर्टेंस क्या है, तो अब AC करंट के फोकस करेंगे। AC करंट आपका इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन से जो यहाँ इन्होंने इक्वेट कर दिया, ये मैंने पूरा बोला है DC प्लस AC है, तो इसको उन्होंने AC करंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब यहाँ देखें कि ये VGS अगर यहाँ जाता है, तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ, तो ये वही कर्व है जिसके हम GM की बात कर रहे थे, और ये वही है आपका चेंज इन ID और चेंज इन VGS। तो इसको मैं कहता हूँ कि GM के बराबर है।
तो GM इस तरह से मेरा ID VGS है वो इस इक्वेशन के बराबर होता है KN VGS माइनस VT, जिसमें VGS आपका TC है और क्या तो KN VO ड्राइव के बराबर होता है। तो ये हमारी GM की इक्वेशन है। तो डेरिवेशन बस समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब हम पेपर में देंगे नहीं डेरिवेशन, लेकिन बस ये पता होना चाहिए कि GM की इक्वेशन है वो किस तरह से हमने फाइंड आउट किया। तो ये इक्वेशन जो हम बात कर रहे थे हम लोग कि स्मॉल सिग्नल में ये बेशक GM वैरी कर रहा है, लेकिन स्मॉल सिग्नल में ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन की तरह है, और स्ट्रेट लाइन में आपका y इक्वल टू mx होता है, जिसमें आपका m स्लोप है, ये आपका GM। तो इस केस में हम KN VGS माइनस VT, इसमें कोई स्क्वायर लॉ नहीं है, सिर्फ आपका लीनियर लाइन की इक्वेशन है, इसमें आप GM फाइंड कर सकते हैं। तो और यहाँ से हमने देखा था कि VGS इंक्रीज करेंगे तो GM मेरा इंक्रीज होगा। तो वही जो पॉइंट था, पॉइंट बी पे हमारा GM की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो सिमिलरली कुछ और डेरिवेशंस हैं, उन पे ज़्यादा हम जाएंगे नहीं, लेकिन ये अगेन ये वैसी डेरिवेशन है कि यहाँ DC VDS इक्वल्स टू DC करंट होता है, तो इंस्टेंटेनियस VDS इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस करंट होता है। इंस्टेंटेनियस करंट AC प्लस DC के बराबर होता है, इस तरह डिराइव किया है। तो आपकी एक जो इक्वेशन आई है वो आपकी कहने की ये इक्वेशन आई है। अगर मैं सिर्फ AC कंपोनेंट को ले रहा हूँ, स्मॉल सिग्नल में से AC बात हो रही है, तो ये डेरिवेशन आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो इवन अगर ये इक्वेशन मेरे पास आ गई, तो गेन हमें पता है कि वो गेन आपका क्या होता है, VDS और VGS का कर्व होता है, वो आपको गेन बताता है। या कह लें कि आपका इनपुट या रिलेशन आउटपुट वोल्टेज से क्या है, या V आउट VN कह लें, जो आपका गेन होता है। V आउट आपका क्या होता है, VDS होता है, VGS आपका इनपुट होता है। तो हमें पता है ये कर्व ऐसे होता है। अगर मैं एक पॉइंट बाइस कर देता हूँ और जो नेगेटिव साइन है, तो VGS मेरा इंक्रीज होता है, या तो उस टाइम मेरा VDS डिक्रीज होता है, और फिर दूसरी साइकिल आती है। तो केन की इक्वेशन जो है वो आपकी -GM/RD वो इस फॉर्मूला के थ्रू आई थी, इसमें वही इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू AC DC क्या था, VDS अपॉन VGS आपको पता है AV के बराबर है, क्योंकि AV आपका V आउट और VN होता है, और VDS V आउट होता है, VGS VN होता है। -GM/RD आपकी केन की इक्वेशन। तो ये चीज़ ये बता रहे हैं कि हायर RD होगा तो आपका गेन ज़्यादा होगा, और हायर RD का मतलब आपका जो फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला, इस केस में हायर RD का मतलब VDS आपका कम हो रहा है। तो जो ये जो कर्व था, इसमें आप आगे तक क्यू पॉइंट पाइस कर रहे हो और आपकी स्विंग लिमिट हो रही है, तो वो अगेन गेन और स्विंग का एक कहने की इन्वर्सली रिलेटेबल होते हैं कि एक बढ़ा रहे हैं तो आप दूसरा कम हो रहा है आपको। लेकिन अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इससे गेन की इक्वेशन जो -GM/RD होगी। तो ये गेन की इक्वेशन है और इसके ऊपर आपकी GM की इक्वेशन थी। तो ये दो इक्वेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। RDS की हम इक्वेशन देख चुके थे पहले, और GDS की इक्वेशन ऑब्वियसली 1/RDS होता है। तो ये तीन पैरामीटर्स हैं जो हमें हमेशा लेके चलने पड़ेंगे अगर हम स्मॉल सिग्नल की बात करते हैं। स्मॉल सिग्नल में आपका GM भी आता है, आपका RD भी आता है। तो अभी फिलहाल R0 वाला कोई फैक्टर नहीं है। तो अब मुझे पता है कि गेन अगर मुझे इंक्रीज करना है तो या तो RD बढ़ाना होगा, लेकिन RD बढ़ाने का नुकसान है कि आप स्विंग लिमिट कर रहे हैं। तो दूसरा ऑल्टरनेट है GM बढ़ाना। तो GM बढ़ाने से आपका इस इक्वेशन से आपको ये पता है कि VGS में इंक्रीज करूंगा तो मेरा GM बढ़ेगा। तो ये फिर अगेन वही बात आती है कि VGS इंक्रीज करेंगे तो वो आप आगे की तरफ जा रहे हैं, क्यू पॉइंट बाइस कर रहे हैं। तो वो सब मतलब कहीं ना कहीं आपको एक कॉम्प्रोमाइज ढूंढना पड़ता है। लेकिन GM से हम इस इक्वेशन से GM निकालेंगे और फिर हम इस इक्वेशन से गेन निकालेंगे। अब GM की सिर्फ ये इक्वेशन नहीं होती, GM की और इक्वेशंस भी होती हैं, लेकिन सब इन दी एंड एक ही चीज़ बता रही होती है। जैसे हमने प्रीवियसली देखा था
कि दो इक्वेशंस थी, उसमें एक वी ओवर ड्राइव न्यूमरेटर में आ रहा था, एक में वी ओवर ड्राइव आपका डिनोमिनेटर में आ रहा था, लेकिन बस डिफरेंस ये था कि उस केस में आपका आईडी भी था। ये मैं बात कर रहा हूँ आपकी इस इक्वेशन की, जो ये इक्वेशन थी, इसमें गेन की दो इक्वेशंस थी। एक आपका इक्वेशन आपकी गेन की ये वाली थी, और दूसरी आपकी इक्वेशन गेन की ये वाली थी। इधर वीओवी इंक्रीज करने से आपका गेन बढ़ता था, लेकिन इधर वीओवी डिक्रीज करने से आपका गेन बढ़ता था। लेकिन इसमें आईडी का फैक्टर भी था, तो इन दी एंड हमने देखा था कि वो सेम रिजल्ट आता है दोनों वाले आपके इक्वेशन। वैसे ही जीएम की भी मल्टीपल इक्वेशंस हैं, लेकिन सबका अगर मैं लेके चलूँ सबका रिजल्ट सेम आएगा। अगर वो डिपेंड करते हैं वहाँ वैल्यूज क्या हैं और हम किससे सॉल्व करें। आप जैसे ये आपकी जीएम की और इक्वेशंस हैं, जिसमें एक इक्वेशन है के एन वी ओ वी, ये हमने अभी देखा था, राइट? कि आपका जीएम है वो आपका के एन वी ओ वी के बराबर है, के एन वी टी माइनस वी टी के बराबर है। तो ये वही आपने बस क्या किया है, के एन को के एन स्लैश डब्ल्यू एल कर दिया है, वी ओ वी आपको पता है। अब ये आईडी से लेके इन्हें ड्राइव किया हुआ है, और ये इन्होंने दूसरी क्वेश्चन निकाली है जीएम की। तो जीएम की दूसरी क्वेश्चन है वो आपकी 2 टाइम्स के एन बार आई डी डब्ल्यू एल है, या इसको सेपरेटली ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के एन बार अंडर रूट आई डी अंडर रूट डब्ल्यू एल अंडर रूट। तो अब ये बेसिकली चीज बता रहे हैं कि आपको जीएम है वो आपका स्क्वायर रूट ऑफ आई डी के रिलेटेबल है। मतलब आई डी आप इंक्रीज करेंगे तो स्क्वायर के फॉर्म में आपका जीएम इंक्रीज होगा, जब आई डी एफ स्क्वायर के फॉर्म में इंक्रीज करेंगे तो आपका जीनियर लीनियर इंक्रीज होगा। तो ये दूसरी क्वेश्चन थी, और फिर थर्ड इक्वेशन वापस जो आती है 2 आई डी ओवर वी ओवर ड्राइव आती है। तो ये इन्होंने ड्राइव किया हुआ है, मतलब ये उसी आपकी जो जीएम की इक्वेशन थी उसी से लेके इन आईडी की इक्वेशन से वी ओवर ड्राइव, और फिर दूसरी को इक्वेट करके हमने जीएम सॉल्व किया। किसी को देखना हो देख सकते हैं, लेकिन ये 3 इक्वेशंस हैं जीएम की जो तीनों डिफरेंट इससे आते हैं। यहाँ वी ओवर ड्राइव आपका लीनियरली इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ तो वी ओवर ड्राइव इस क्वेश्चन में है ही नहीं। इस इक्वेशन में आपका वी ओवर ड्राइव डिनोमिनेटर में इंक्रीज करने से आपका जीएम इंक्रीज करा है। तो यहाँ लेकिन यहाँ अगेन वो आईडी का रिलेशन, और यहाँ भी आपका के एन बी ओ वी का रिलेशन है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 3 है, वो तो बहुत सिंपल है इक्वेट करना। कि अगर मैं ये कह रहा हूँ जीएम 2 आईडी और वी ओ वी है, आईडी क्या होता है आपका 2 टाइम्स हाफ के एन वी ओवर स्क्वायर होता है, और वी ओवर डिनोमिनेटर में ये 2 कट होता है, और वी ओ वी कटता है, तो आपका इन दी एंड जीएम आपका एन वी ओ वी रहता है। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये तो काफ़ी आप रिलेट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग की वैल्यू क्या गिवन है आप उससे जीएम फाइंड कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन जो है वो थोड़ी ट्रिकी है, उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है, दो इक्वेशन को लेके फिर आपको जीएम सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो जीएम की इक्वेशन इस फॉर्म में आती है। अब यहाँ आपका जीएम स्क्वायर रूट की फॉर्म में आईडी एक तरह से गिवन है, right? लेकिन यहाँ आपका डायरेक्टली रिलेटेबल है। अब इसमें जैसे वीओ ड्राइव की बात थी, वही चीज यहाँ भी होगी कि यहाँ आपका वीओवी का जिक्र नहीं है, इस क्वेश्चन में वीओवी का जिक्र है। तो इन दी एंड ये नहीं समझेगा कि यहाँ आईडी क्योंकि स्क्वायर रूट में हो, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा, रिजल्ट सेम आएगा दोनों। तो ये जीएम की मल्टीपल इक्वेशंस होती हैं, जो हम कह लें हम हमारी रिक्वायरमेंट या हमें कोई वैल्यूज गिवन होती हैं, उस लिहाज से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हमारे लिए स्मॉल सिंग मूव कर रहे हैं हम, तो हमारे लिए एक जीडीएस या आरडीएस, वो इक्वेशंस, जीएम की 3 इक्वेशंस, गेन की एक तो इक्वेशंस हमें पता है वो फिलहाल इक्वेशंस, जो हमारी गेन की इक्वेशन अभी जीएमआरडी वाली इक्वेशन हमें पता है। और लास्ट क्लास में जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी जीएम की, सॉरी गेन की, वो 2 आईडी आरडी और वीओवी।
तो वो 2 इक्वेशंस गेन की, जीएम की 3 इक्वेशंस और आपका जीडीएस या आरडीएस की इक्वेशन जो पहले पढ़ चुके हैं, ये हमारे लिए स्मॉल सिग्नल के लिए इम्पोर्टेंट है। अब जैसे गेन में बात आती है कि जीएम आरडी था, अब हम आगे देखेंगे, हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अगर आप फैक्टर ऐड करते हैं चैनल लेंथ का, तो इसके पैरेलल में आर नोट की रेजिस्टेंस भी आती है आरडी के पैरेलल में। तो उसको हम थोड़ा देखेंगे कि आर नोट की वैल्यू यहाँ किस तरह से आ रही है, लेकिन जैसे ही वही कांस्टेंट बीजेटी वाला वही कांस्टेंट यहाँ भी है। तो अभी क्योंकि अगर चैनल लेंथ का इफेक्ट इग्नोर किया था, सिर्फ जीएम आरडी था, चैनल लेंथ का फैक्टर ऐड करते हैं तो आरडी पैरेलल विद आर नोट भी आता है। तो ये 2-3 आपकी वैल्यूज हैं, या आपकी जीएम की, केन की, आर नोट की जो पढ़ेंगे, और जीटीएस की, ये हमें याद करनी होंगी, हमें लिस्ट डाउन करनी होगी एक जगह फॉर रेफरेंस, ताकि हम उसका आगे स्मॉल सिग्नल सॉल्व कर सकेंगे इक्वेशन सर्किट वगैरह। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको स्मॉल सिग्नल मॉडल की तरफ जाएंगे, मॉसफेट की, और स्मॉल सिग्नल मॉडल से फिर हम जो कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन, कॉमन गेट एम्पलीफायर्स हैं, उनकी तरफ जाके एक एक सॉल्व करेंगे इसको। तो डेरिवेशंस फॉर रेफरेंस के लिए हैं, इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए कि ये जीएम की इक्वेशन और गेन की इक्वेशंस हैं क्या। किसी कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से, वरना फिर ये टॉपिक हम एंड कर रहे थे, तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में स्मॉल सिग्नल की तरफ। सर एक मिनट जीएम की थर्ड इक्वेशन दिखा देगा प्लीज। जी ये क्वेश्चन, ये आपका आईडी की क्वेश्चन है, इसको आपने वीओवी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब जीएम जो आपकी इक्वेशन थी, वो आपकी क्या थी, वो आपके ऊपर हम ये देख चुके थे, ये जो ये वीओ ड्राइव की इक्वेशन है, और ऊपर जीएम की इक्वेशन थी, जीएम टाइम्स के एन बार डब्ल्यूओएल वीओ ड्राइव। तो इस इक्वेशन में वीओ ड्राइव ये इनपुट किया हमने, हमारी ये इक्वेशन आई है, इसको रिप्लेस करके हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और फिर हमने कह रहे कि ये कंडीशन है ए अपॉन स्क्वायर रूट ए को हमने स्क्वायर रूट ए के फॉर्म में, ये जो के एन 1/k n की आपकी स्क्वायर रूट था, तो ये आप इसको कह रहे हैं कि लिख सकते हैं के एन बार स्क्वायर रूट डब्ल्यू ओवर एल एज इट इज आ रहा था 1/w ओवर एल भी स्क्वायर रूट में ऐसा था 2id का स्क्वायर रूट इस तरह से आ रहा है। तो स्क्वायर रूट में यहाँ हो एक ही बात है, तो इसको हमने यहाँ से हटा के इधर लिख दिया था, और फिर हमने ऐसे ब्रेक करके तीनों को सेपरेट भी कंसिडर कर सकते हैं, या एक एक क्वेश्चन में हम लेके चल भी सकते हैं। तो ये थर्ड इक्वेशन थी जीएम की। अब ये जैसे इस केस में अगर आपको करंट, आपको वीओ ड्राइव नहीं गिवन, तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इस इक्वेशन के थ्रू जीएम फाइंड कर सकते हैं। ऐसे पहली इक्वेशन जो है, इस केस में आपको वी ओवर गिवन होना जरूरी है। अगर आईडी नहीं गिवन और वी ओवर भी गिवन है, तो आप ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में अगर आपको आईडी गिवन है और आपको डब्ल्यू ओवर एल गिवन है, तो आप इससे आप ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, वी ओवर एल की जरूरत नहीं है। और फिर थर्ड जो इक्वेशन है आपकी 2id अपॉन वी ओ वी, यहाँ आपका आईडी वी ओ वी की जरूरत है, डब्ल्यू एल की जरूरत नहीं। तो इन तीन इक्वेशन में दो दो चीजें नोन है, एक अननोन। इस इक्वेशन 1 में आपके पास आईडी अननोन है, वी ओ वी नोन है, और डब्ल्यू एल नोन। ये तीन हर जगह हर फॉर्मूला में आप चीजें फाइंड करते हैं। तो इसमें दो चीजें नोन है, एक अननोन है, इसमें भी दो चीजें नोन है, एक अननोन है, और इसमें आईडी और आपका डब्ल्यू एल नोन है, और वी ओ वी आपका अननोन। तो डिपेंडिंग की वैल्यूज क्या गिवन है, हम डायरेक्टली इन तीन इक्वेशन से कोई एक सेलेक्ट करके जीएम फाइंड कर सकते हैं।
GM एक बार फाइंड हो गया तो आप गेन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको RD गिवन है तो फिर आपका गेन आ सकता है। अगर कुछ केस में आपको R0 भी आ रहा है तो फिर आपको R0 फाइंड करना पड़ेगा। तो वो इन फ्यूचर ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें R0 भी ऐड होता है। फिलहाल तो GM और गेन और GDS इंपॉर्टेंट है हमारे। GM हमें पता है कि क्या चीज़ इंक्रीज करने से GM बढ़ता है। तो कोई और क्वेश्चन है? क्लास एंड कर लेते हैं। नहीं तो नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी 10:40 आई थिंक, तो उस पर कंटिन्यू करेंगे। ये इसके बाद हमारे कितने वीक्स रहते हैं अहमद है इधर? जी सर। इसके बाद कितने वीक्स रहते हैं? पेपर्स कब हैं आपके? सर स्केड्यूल में तो शायद 29 में से हैं, जो एकेडमिक कैलेंडर है उसमें। ठीक है, तो इसके बाद ओ मई नहीं, अप्रैल से, सॉरी। ठीक है, इसके बाद एटलीस्ट 2 वीक्स तो फुल है, थर्ड वीक हाफ होगा हमारे पास। सही, ठीक है। तो देखते हैं तो कोर्स का रस्ते उस क्लास से। असाइनमेंट मुझे कल देना था, मैं कल दे नहीं पाया था असाइनमेंट आज देने। अभी कोर्स में 4 असाइनमेंट 4 क्विजेज हैं, तो लास्ट क्विज तो लास्ट क्लासेस में होता है ताकि वो पूरे मिनट के बाद वाला कोर्स होता है उसमें। ठीक है, तो फ्राइडे को कंटिन्यू करते हैं इसको 10:40 पे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।